हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। ओके, सो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई। दैट इज योर चैप्टर 4 इन इकोनॉमिक्स। ओके, ऑन योर स्क्रीन इंट्रोडक्शन। ओके, सो हर चैप्टर की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है क्योंकि हमें यह जानना होता है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें, ये कंसेप्ट को हम अपने भेजे में क्यों उतारे, इसका असल जिंदगी में क्या मायना है, वो जानने के लिए वी ऑलवेज सी द इंट्रोडक्शन। सो क्या लगता है सप्लाई हम क्यों पढ़ रहे होंगे? क्योंकि हमने चैप्टर 3 डिमांड पढ़ा। ये डिमांड कौन करता था? कंज्यूमर। ये किसको झाके डिमांड करता था? सेलर को, एंटरप्रेन्योर को, ट्रेडर को। तो इन्हीं सब लोगों को, कंज्यूमर को क्या देने पड़ेंगे? गुड्स देने पड़ेंगे, उसका सप्लाई रेडी रखना पड़ेगा। बिकॉज वेन एवर अ कंज्यूमर डिमांड्स, he will demand to the trader. That trader must be ready with the goods. उसी कंसेप्ट को हम जनरल टर्म्स में क्या बुलाते हैं? सप्लाई बुलाते हैं। आइए उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं इन डिटेल। ओके, ऑन योर स्क्रीन देयर इज डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स इन द मार्केट बाय वेरियस पीपल। सो लोग भी बहुत ज्यादा हैं और उनकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हैं, और ज्यादा तो ठीक, अलग अलग प्रकार की डिमांड्स हैं। बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट द सेम, दे ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट, दे ऑल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस, दे ऑल हैव डिफरेंट इनकम। सो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपने लिए एक प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड करेंगे। ठीक है, अब डिमांड बहुत हो गया। इस चीख को, इस पुकार को हमें सेटिस्फाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने बोला कि मेरा विजन क्लियर नहीं है, उसके लिए मुझे कोई प्रोडक्ट लाके दो। तो कोई था जिसने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा और उसने ये चश्मा बनाया जिससे लोगों का विजन क्लियर हो जाए। उन लोगों का विजन क्लियर हो जाए जिनकी आंखें कमजोर हैं। ठीक है, सो ऐसी अनगिनत बॉन्ड्स ने ही डिमांड अराइज किया। उसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों ने गुड्स बनाए, और उन्हीं गुड्स को जब हम मार्केट में लेके आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। Want, yes, every individual is going to demand some or the other thing in one way or the other. तो उसको हम satisfy कैसे करें? आगे, so it becomes important function of the market to ensure the supply of these goods. तो लोग जो मांग रहे हैं उस मांग को पूरी करने की जवाबदारी किसकी है? मार्केट की है। और मार्केट में कौन बैठा है ये जवाबदारी पूरी करने के लिए? सेलर, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। ओके, सो ये मांग रहा है इंसान, हाथ पटक पटक के मांग रहा है, तो ये डेस्परेटली कोई प्रोडक्ट को चाहता है। इस डेस्परेशन को हमें पूरा करना पड़ेगा। ऐसे टेक इट, इट्स योर्स, ऐसा बोलने वाला कोई होगा तो वो कौन है? लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। जस्ट एज देयर इज अ डिफरेंट डिमांड एट एवरी प्राइस, देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई टू एवरी प्राइस। सो जहां डिमांड है वहां सप्लाई करना जरूरी होगा, क्योंकि जो लोग कंज्यूमर्स हैं उनका एक ही काम है कंजम्पशन। कंजम्पशन करने से पहले उसको मांगना, ये उनका काम है। तो एंटरप्रेन्योर का, ट्रेडर का, बिजनेसमैन का क्या काम है? उसी वांट को पूरा करना। अब जब डिमांड अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग होगी, वैसे ही सप्लाई भी अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग होगा। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ बेटर वे, वी नीड टू थिंक लाइक अ सेलर, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। सो जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस।
आप बिजनेसमैन बन के ही इस चैप्टर को सुनेंगे, समझेंगे, तो ही ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दिमाग से हटा दो कि तुम बायर हो, दिमाग से हटा दो कि तुम कंज्यूमर हो। तुम क्या हो? बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, प्रोड्यूसर हो, जो कस्टमर्स की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दिन रात एक कर देता है। अंडरस्टूड? सो इफ यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, you think like a trader, then this chapter is nothing for you. Okay? So आप क्या बन जाना है हमें? Yes, buyer, producer, entrepreneur, businessman, trader. Understood? चलिए आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि what is the meaning of production, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और प्रोडक्शन वर्ड हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, इन चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स created by the available factors of production during a fixed time period. So quantity of goods created, क्या लिखा है? quantity of goods created, मतलब goods can be measured in terms of numbers. okay, so उसकी एक quantity हमें तय करनी है और इसको हमें बनाना है कैसे? किसकी मदद से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, जो हमने अभी डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल, 1 महीना, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, है ना। सो प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ऑन वीकली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस मतलब 3 मंथ्स, हाफ ईयरली बेसिस मतलब 6 मंथ्स एंड ईयरली बेसिस मतलब 1 ईयर, 12 मंथ्स। ओके, सो कोई भी फिक्स्ड टाइम पीरियड है जिसके लिए हम ये काम करेंगे और जितने भी गुड्स हमने उस टाइम पीरियड में बनाए, उन गुड्स को हम उस टाइम पीरियड का क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो सबसे पहले हमारी फैक्ट्री में क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा। इस रॉ मटेरियल पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे और इस रॉ मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री में आने के बाद हम जो काम करेंगे उस काम को हम क्या बुलाएंगे? प्रोडक्शन बुलाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन रॉ मटेरियल एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्शन बुलाते हैं। एक ऐसा ही प्रोडक्शन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसी प्रोडक्शन का एक फील लेने के लिए लेट अस सी अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन। पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग वीडियो। ओके, चैप्टर 1, द लीड्स, मिक्सिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले। फिर उसमें पानी डालते हैं, उसकी प्रोसेस होती है प्रेसिंग द लीड्स ताकि एक प्रॉपर शेप बने। Then we have to dry the leads. उसमें फायर डालना पड़ता है। फिर द वैक्स बाथ, कलर पेंसिल के लिए कलर पेंसिल लीड्स भी बनती है।
सेम प्रोसेस अगेन। अब पेंसिल कैसे बनता है? लकड़े का होता है ना वो तो। मिलिंग द ग्रूव्स, अप्लाइंग ग्लू, देन इंसर्टिंग द लीड्स। देखो ऐसे, क्लोजिंग द स्लैट सैंडविच, यस, ड्राइंग व्हील, उसके बाद इसका भी मिलिंग होगा, कट होंगे अलग अलग शेप में। देखो, पेंटिंग एंड स्टैंपिंग, कंपनी का नाम भी तो छापना पड़ेगा ना। पहले पेंट, ये उसका कलर रेडी हो रहा है, मिक्सिंग, अलग अलग कलर्स। हाँ, लुक एट द प्रोसेस, सो स्मूथ। स्टैंपिंग द पेंसिल्स, कंपनी का नाम, और आखिर में उसको डिप करते हैं पेंसिल को, फिर ड्राई रूम में उसको रख देते हैं। फिनिशिंग, क्वालिटी को टेस्ट करते ही ये लोग। दे कैन टेक प्रेशर ऑफ 2.5 kgs, शार्पनिंग द पेंसिल्स, और फिर उसका एक विजुअल कंट्रोल जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। फिर होता है उसका पैकेजिंग, एंड देन दिस प्रोडक्ट रीचेस दिस लेवल कि कंज्यूमर उसको यूज करे, राइट? सो आपने देखा कि कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैंड, जहां पे वो फैक्ट्री बनी थी, विद द हेल्प ऑफ लेबर जो वहां काम कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल दैट इज मशीन्स, जिसमें ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रही थी। और इन सबको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, द कंपनी फैबर कैसल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? द गुड्स प्रोड्यूस्ड, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ओके, अब जो गुड्स बने, प्रोड्यूस हो गए, इन्हें हमें मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसके पहले क्या होगा? लेट अस सी दैट। दैट इज नथिंग बट स्टॉक। देखते हैं, टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ अ प्रोड्यूसर which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller. Okay, मतलब जो गुड्स बन गए उसको हम कभी भी मार्केट में लेके जा सकते हैं और बेचने के लिए रख सकते हैं। सो प्रोडक्शन से ही क्या सो प्रोडक्शन होने के बाद जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपके पास अवेलेबल है उसको हम क्या बुलाएंगे बेटा? स्टॉक बुलाएंगे। ठीक है, लेट अस सी। सबसे पहला रॉ मटेरियल आया था, कहां आया था? फैक्ट्री में आया था। फैक्ट्री में हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया था। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। अब गुड्स तो रेडी हो गए, तो इसको हम कहां भेजते थे? वेयरहाउस में भेजते थे। और वेयरहाउस में जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसको हम क्या बुलाएंगे? स्टॉक बुलाएंगे। सो स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल। अभी ऑफर हुआ नहीं है,
इट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल। सो प्रोडक्शन का ही प्रोडक्शन से हमने बनाए गुड्स, और उन गुड्स की जो टोटल क्वांटिटी हमने वेयर हाउस में रखी उसको हम क्या बुलाएंगे? स्टॉक बुलाएंगे। बिकॉज एवरी यूनिट प्रोड्यूस्ड गोज टू द वेयर हाउस फर्स्ट, और वहां से फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्टॉक। सो वेयर हाउस का एक फील लेने के लिए लेट अस सी अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन। बड़ा सोचने का, बड़ा बड़ा वेयर हाउस। दिस वेयर हाउस इज मैन्ड बाय 60 रोबोट्स। इट्स लोकेटेड इन चाइना, हुयांग। The robots are there to move the goods. पूरा automated warehouse. They take stuff to human workers. The workers then pack and post it. The bots receive instructions via Wi-Fi. Wi-Fi से इंस्ट्रक्शन मिलता है, यहां से यहां गुड्स को पहुंचा दो। They have lasers to stop them colliding. क्योंकि ऑटोमेटिक है, मशीन एक दूसरे के साथ डैश भी हो सकते हैं, 500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। लुक एट द मैकेनिज्म। The boats are agile and can rotate 360 degrees. जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी होती है। They automatically power up when batteries are low. और 4-5 घंटे चार्ज किया और 5 मिनट चार्ज किया तो 4-5 घंटे चलेगा। पांच मिनट चार्ज किया तो 4-5 घंटे चलेगा। They have increased output how many times? 3 times since July. Human labor has been reduced by 70%, resulting into unemployment. ये वेयरहाउस किसका है? अलीबाबा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स। ऐसे ही वेयरहाउस अमेजॉन के भी हैं। ओके, सो ये वेयरहाउस में आपने क्या देखा? जितने भी फिनिश गुड्स हैं उनको वहां स्टोर किया जाता है, और जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है इन सारे गुड्स को उस कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। सो कस्टमर तक नहीं पहुंचाने तक वो सारे गुड्स क्या है? स्टॉक हैं, या मार्केट में वो गुड्स नहीं गए, अपने पास सुरक्षित हैं अपने ही वेयरहाउस में, उसको हम क्या बुलाएंगे? स्टॉक बुलाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? सो प्रोडक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। उन्हीं फिनिश गुड्स को वेयरहाउस में रखना, तो वो गुड्स अपने क्या हो गए? स्टॉक हो गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सप्लाई। ओके, जो अपने चैप्टर का नाम है, जो मुद्दे की बात है वो ही अब हम करने जा रहे हैं। ओके, जो मुद्दे की बात है अब हम वो करेंगे। ओके, सप्लाई। सो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? लेट अस रीड दैट फर्स्ट। व्हेन द सेलर इज हैविंग एबिलिटी टू सेल and willingness to sell a product at a given price, place and time is known as supply. कुछ याद आया? डिमांड भी ऐसा ही कुछ था, desire to buy, ability to buy, willingness to pay at a given price, place and time. वैसे ही यहाँ पे supply constitutes 5 things: ability to sell, willingness to sell at a given price, place and time. सो कितनी चीजें हुई सप्लाई में? 5। डिमांड में कितनी थी? 6। यहां पे कितनी है? 5। ओके,
सो यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी टू सेल? एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप खोल के बैठा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं 500 यूनिट बेचूं, लेकिन मेरे पास खाली 200 यूनिट ही है, तो क्या मैं 500 यूनिट बेच पाऊंगा? क्या मैं 500 यूनिट का सप्लाई कर रहा हूं ऐसा बोल पाऊंगा? द आंसर इज नो. You have how many units? 200 units. So your capacity to sell, your ability to sell is how much? Only 200. So 200 is the supply. फिर मेरी कितनी भी इच्छा हो बेचने की, वो कुछ मायने रखता नहीं है. अगर 500 यूनिट बेचने की इच्छा रखते हो तो 500 यूनिट बेचने की ताकत भी होनी चाहिए, तो ही वो सप्लाई में कन्वर्ट हो पाएगा. ओके दूसरा क्या लिखा है? विलिंगनेस टू सेल. अब बात को समझो, मेरे पास 500 यूनिट है, लेकिन मैं इच्छा रखता हूं खाली 200 यूनिट बेचने का, क्योंकि 300 यूनिट मैं अपने घर के लिए रखना चाहता हूं या भविष्य में बेचना चाहता हूं, तो इसका डिसीजन लेने का अधिकार भी खाली मेरा ही है. ओके सो माई विलिंगनेस शुड ऑल्सो बी देयर एंड माई एबिलिटी शुड ऑल्सो बी देयर, तो ही मैं उस चीज को सप्लाई कर रहा हूं ऐसा माना जाएगा. ओके सो एबिलिटी टू सेल मतलब जितनी इच्छा हो उतने गुड्स आपके पास होने चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए. एंड विलिंगनेस टू सेल मतलब जितने गुड्स आपके पास हैं उसमें से आप कितना बेचना चाहते हो, दैट ऑल्सो शुड बी योर डिसीजन ओनली. मतलब जितने गुड्स आपके पास हैं उसमें से कितने गुड्स बेचने की आपकी इच्छा है, जितने गुड्स बेचने की इच्छा है उसमें आपका क्या है? विलिंगनेस टू सेल है. और जहां एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों मिलेंगे एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? सप्लाई बुलाएंगे. ठीक है, लेट अस सी दैट. रॉ मटेरियल got converted into finished goods in the factory through the process of production. वही finished goods वेयरहाउस में आए थे तो उसको क्या बोला था? स्टॉक बोला था. यही स्टॉक जब मार्केट में आएगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे? सप्लाई बुलाएंगे. ओके क्योंकि मार्केट में भेजा ही क्यों? यू हैव द एबिलिटी एंड यू हैव द विलिंगनेस टू सेल दीज गुड्स. क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं कौन आएगा मांगने के लिए? कंज्यूमर आएगा. कंज्यूमर डिमांड करेगा, अरे उसी की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ही मैं सप्लाई कर रहा हूं ना. सो मार्केट में गुड्स जैसे ही पहुंचे, आपने अपनी एबिलिटी क्रिएट कर ली, आपने अपनी विलिंगनेस दिखा दी, और दोनों मिले एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम, उसी को हमने क्या बुलाया? सप्लाई बुलाया. ओके सो अंडरस्टूड. सो एक बार फिर से तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं. प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स. यही फिनिश गुड्स जब वेयरहाउस में आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? स्टॉक. और वही स्टॉक में से कुछ यूनिट्स मार्केट में आए तो उस चीज को हम क्या बुलाएंगे? सप्लाई. या तो सारे गुड्स आप मार्केट में लेके आ जाओ तो भी उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ही बोलेंगे. ठीक है. नाउ let us understand in detail the difference between stock and supply, क्योंकि ये आपके लिए 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन के आ सकता है. 1 मार्क क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज सप्लाई. डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क. तो आप क्या लिखेंगे? when the seller is having the ability to sell and willingness to sell at a given price, place and time is known as supply. ओके तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई इन डिटेल. सो टेबल आ जाएगा जिसमें पहले हम लिखेंगे पॉइंट्स, फिर स्टॉक और फिर सप्लाई. ओके सो आपको लिखना क्या है यहां तक? ओके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ऐसा ये एक ही चार्ट बना देना है आपको. अब चार्ट में ये जो पिक्चर्स मैंने रखे हैं वो नहीं बनाने आपको, ड्राइंग करने मत बैठ जाना. ठीक है, खाली ये फ्लो बना देना
कि रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, ओके वही फिनिश गुड्स स्टॉक में। सो रॉ मटेरियल गया फैक्ट्री में, वहां पे वो कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में, इसको हमने बुलाया प्रोडक्शन। वही फिनिश गुड्स स्टॉक के तौर पे वेयरहाउस में आए, वेयरहाउस से जब वो मार्केट में गए तो उसको हमने बुलाया सप्लाई। आपको खाली वो एरो और जितना भी अल्फाबेट्स में लिखा है उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना देना है, डोंट मेक पिक्चर्स, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ओके, इन डिटेल। मीनिंग, stock refers to the quantity of goods that is in custody of seller. It is a potential supply. कहने का क्या मतलब है, सेलर के पास जितने भी गुड्स हैं वो सारे गुड्स क्या है, स्टॉक है। यही स्टॉक आगे जाके जब कस्टमर को ऑफर होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए उस शब्द को हमने क्या बुलाया, पोटेंशियल सप्लाई बुलाया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल सप्लाई, दैट थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू सप्लाई, ओके। फिर सप्लाई, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम। तो ये मीनिंग तो हम अभी देख ही चुके हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज टाइम। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना। स्टॉक इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। मतलब मैं ये पूछ सकता हूं आपको कि आज आपके पास कितना स्टॉक है। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जुलाई महीने में पूरा आपके पास कितना स्टॉक था? नहीं, जुलाई महीना पूरा तो स्टॉक तो हर रोज चेंज होगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा वेयरहाउस से मार्केट में आएगा, कुछ हिस्सा नहीं आएगा। स्टॉक इज फ्लक्चुएटिंग ऑन डेली बेसिस। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं आपको कि आज इस मोमेंट पे आपके पास कितना स्टॉक है। सो स्टॉक इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टॉक इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो सप्लाई है वो क्या है, इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको ये तो पूछ ही सकता हूं कि जुलाई महीने में आपने कितने गुड्स मार्केट में सप्लाई किए, आप तुरंत बता दोगे 100, 200, 300, 400, यस और नो, क्योंकि इतने पीरियड में हमने मार्केट को इतना ऑफर किया था। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास कितना है, दैट इज नथिंग बट द स्टॉक, ओके। सो स्टॉक इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि सप्लाई इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। देन कम्स चेंजेस विद चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा टेक्निकल है तो ध्यान देना। स्टॉक डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, क्योंकि जो गुड्स तुमने बना दिए और बाद में प्राइस चेंज हुआ तो क्या उसको वापस तुम रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर पाओगे? द आंसर इज नो। रॉ मटेरियल से एक बार फिनिश गुड्स बन गया, उसके बाद उन फिनिश गुड्स का कुछ नहीं हो सकता। इसे हमें बेचना पड़ेगा, सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टॉक का प्राइस के साथ कोई संबंध नहीं है, ओके। लेकिन सप्लाई का संबंध प्राइस के साथ है, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मैं जब ट्रांजैक्शन में एंटर होऊंगा तब मैं ये देखूंगा कि मुझे सेलिंग प्राइस ज्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा स्टॉक को मैं सप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, वेयरहाउस से ज्यादा गुड्स में मार्केट में लेके आऊंगा। लेकिन अगर भाव कम हो गया तो मैं इसका पूरा उल्टा करूंगा ना, मार्केट से गुड्स कहां लेके जाऊंगा, वेयरहाउस में लेके जाऊंगा, ठीक है। सो सप्लाई का सीधा संबंध किसके साथ है, प्राइस के साथ। बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, you always will check the price when you are supplying the goods in the market, okay। और ये मत भूलो कि सप्लाई की डेफिनेशन में ही क्या है, एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम।
सो सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ है, लेकिन स्टॉक का रिलेशन प्राइस के साथ नहीं है, क्योंकि जब गुड्स बना रहे होते हैं तब तो मालूम ही नहीं है ना कि भविष्य में जब हम ये गुड्स को मार्केट में लेके जाएंगे तब मार्केट का क्या हाल होगा। वो हाल आपको तभी मालूम पड़ेगा जब मार्केट में आप गुड्स को रखोगे एट अ गिवन प्राइस। लोग आएंगे खरीदने, वेल एंड फाइन, लोग नहीं आए खरीदने तो गुड्स बन गए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट से उन गुड्स को वेयरहाउस में तो लेके जा सकते हैं, सप्लाई तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। सो सप्लाई इज हैविंग सम कनेक्शन विद द प्राइस। व्हाट कनेक्शन, व्हाट रिलेशन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फिलहाल आपको इतना समझना है कि मार्केट में प्राइस चेंज होने से स्टॉक चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो गुड्स बन गए उसका हम क्या करें, लेकिन मार्केट में उन गुड्स को मुझे आज बेचना या नहीं बेचना ये तो मेरा डिसीजन है। तो सप्लाई कैन चेंज विद द चेंज इन प्राइस। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं रिलेशनशिप। स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है? लेट अस सी दैट स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई फॉर विच गुड्स? पेरिशेबल गुड्स। अब याद करो, पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या थे? जिनकी लाइफ बहुत छोटी थी। मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, घी, चीज एक्सेट्रा, ये पेरिशेबल है। वेजिटेबल्स, ओके, ये पेरिशेबल है। जितने भी गुड्स पेरिशेबल है वो आज हमारे पास है, उसको आज के आज बेचना पड़ेगा, यस और नो, वरना ये गुड्स पेरिश हो जाएंगे। तो स्टॉक कैन बी इक्वल टू सप्लाई फॉर विच गुड्स? पेरिशेबल गुड्स। अब हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, तो वी हैव कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ऑल्सो। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गुड्स को कोल्ड स्टोरेज में रखो और कुछ को तुम मार्केट में रख दो। तो उस केस में क्या होगा? स्टॉक विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब क्या? स्टॉक ज्यादा और सप्लाई कम, क्योंकि पेरिशेबल को भी हम संभाल के रख सकते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स में तो आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब जो मेन पूरा स्टॉक है उसी में से एक हिस्सा तो हम मार्केट में लेके आ रहे हैं ना। तो स्टॉक इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सप्लाई। अंडरस्टूड? कोई डाउट? स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई पेरिशेबल के केस में। क्यों? अज्यूम करो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। वाई? क्योंकि जो है उसको बेचना है, ओके, नहीं बेचा तो पेरिश हो जाएंगे। और ड्यूरेबल है मतलब आराम से बेच सकते हैं हम, तो बहुत ज्यादा स्टॉक हमारे पास हो सकता है, उसका एक हिस्सा ही हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो उस केस में क्या होगा? स्टॉक विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। ओके, और अब सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई इज इक्वल टू स्टॉक इन केस ऑफ पेरिशेबल हो सकता है, बट सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन स्टॉक इन केस ऑफ ड्यूरेबल। तो ये रिलेशनशिप हो गई। लिखा वही है, जो लेफ्ट साइड था वही राइट साइड है, लेकिन लेफ्ट साइड वॉज फ्रॉम स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट साइड इज फ्रॉम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई इज इक्वल टू स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो वहां पे सप्लाई इज लेस देन स्टॉक। ओके, अंडरस्टूड? सो इसको अगर हमें इजी टर्म्स में याद रखना है तो कैसे रखेंगे? स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सप्लाई। बस ये एक लाइन याद कर लो, चारों के चारों इक्वेशन आपको उसी एक लाइन में मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं डिपेंडेंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंस? स्टॉक किस पे डिपेंडेंट है? आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। तो स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपका स्टॉक होगा। और जो सप्लाई है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक जो बना है उसमें से कितना हिस्सा आएगा, दैट इज सप्लाई। सो सप्लाई यू टेक आउट फ्रॉम स्टॉक। सो सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? स्टॉक पे डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो तुरंत ऊपर मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, कॉल कर लो, ठीक है? आई विल आंसर टू ऑल योर डाउट्स। If a message within 24 hours, if a call and picked up on the spot, if a call and not picked up, I will call back to you within 24 hours. Okay? चलिए, तो बस फिर आज के लिए इतना ही।
ओके बाय। तो ये सप्लाई का एक फील लेने के लिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। कहाँ आ गए गुड्स? मार्केट में आ गए। सुपरमार्केट जहां पे कंज्यूमर्स जा सकते हैं, ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सी एवरीथिंग इज रेडी फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। मतलब बायर की एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है। देखो एक प्राइस भी है, वो जगह भी है, और जब जाएंगे तो एक वक्त भी तो होगा। ऑलरेडी सीधा ट्रांजैक्शन होना बाकी है बिटवीन बायर एंड सेलर। अलग अलग बायर्स, अलग अलग डिमांड, तो अलग अलग गुड्स का सप्लाई। कितनी वैरायटी है? तो देख लिया आपने, ये सारी क्वालिटीज उसमें प्रेजेंट थी। एबिलिटी टू सेल, विलिंगनेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम। ओके, दैट इज नथिंग बट सप्लाई। क्लियर?